हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जय बेजीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सर्कल्स कंसेप्ट एड ऑन। ये है 5th लेक्चर हमारा। ऑलरेडी हम 3-4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। हर एक लेक्चर में कैसा है, अगर आपने नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी। ठीक है, अब सर्कल्स चैप्टर की मैं बात करूं ना तो क्वेश्चंस यहां से जो बनते हैं काफी इजी होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ लिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान है। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। So in today's lecture we are going to discuss about common tangents to a circle। मतलब मान लो आपके पास कोई दो सर्कल है तो उनके बीच में कितने टेंजेंट्स जो हैं वो कॉमन हो सकते हैं। ये चीज हम कैसे सोच सकते हैं, फिगर देख के ही आपको समझ आ रहा होगा। दो सर्कल्स है, कुछ कुछ लाइंस ड्रॉ की रही है हमने यहाँ पे, वो क्या है, टेंजेंट्स। ये अच्छे से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिर जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में कुछ एंगल क्रिएट होगा। एक्चुअली अगर आप सर्कल के लिए एंगल क्रिएट करना चाहो, यहां पे एंगल नहीं बन रहा, लेकिन एक्चुअली कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कॉमन टेंजेंट। लेकिन कॉमन टेंजेंट को समझने के लिए आपको सर्कल की पोजीशन समझनी पड़ेगी। और पोजीशन मतलब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, रिलेटिव पोजीशन समझनी पड़ेगी। रिलेटिव पोजीशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एक सर्कल के रिस्पेक्ट में दूसरे सर्कल की पोजीशन क्या है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम टोटल 5 चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल अलग अलग 5 हमारे पास कंडीशंस हैं। कहां पे कौन सा टेंजेंट आएगा, सर्कल की क्या पोजीशन होने वाली है। तो सबसे पहले मैं क्या देख सकता हूं, यहां पे मेरे पास दो सर्कल्स हैं। ठीक है, जो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं और एक दूसरे से काफी दूर है। ठीक है, तो सबसे पहले दूर वाले सर्कल्स देखेंगे इस तरह से। फिर क्या देखेंगे, सर्कल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर देखेंगे कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये होगी। फोर्थ में देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग के बाद एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर इस तरह से टच कर रहा है। और लास्ट में ये देखेंगे कि दोनों ही सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक सर्कल जो है इनसाइड है। ऐसी टोटल 5 कंडीशन, 1, 2, 3, 4 और 5 कंडीशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि सर्कल्स इंटरसेक्टिंग नहीं है। और यहां पे मैं क्या देख सकता हूं, सर्कल विथ सेंटर 1 हैज रेडियस r1 एंड लेट्स से सर्कल विथ सेंटर 2 हैज रेडियस 2। तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं कि ये जो रेडियस 1 और रेडियस 2 की मैं बात करूं, r1 प्लस r2 कर दूं यहां पे, और c1 से लेके c2 तक का अगर मैं डिस्टेंस मानूं, डिस्टेंस d है, तो डिस्टेंस d हमेशा कैसा होगा, यस, r1 प्लस r2 की सम से बड़ा होगा। इस डिस्टेंस d को आप c1 c2 भी कह सकते हो। ठीक है, तो c1 c2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन r1 प्लस r2। वही कंडीशन लिखी है। क्या लिखी है, सर्कल की पोजीशन ऐसे कब होगी, सर्कल जब दूर दूर कब होंगे, जब ये सेंटर्स का डिस्टेंस जो है हमेशा इस रेडियस और इस रेडियस के सम के बराबर नहीं, उससे ज्यादा होगा। तो इसे कहेंगे पोजीशन ऑफ सर्कल। लेकिन पता कैसे चलेगा, यहां पे तो आपको सर्कल्स मैंने ड्रॉ करके दे दिए हैं। आपको दिया क्या जाएगा, आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन होगा। उससे करना क्या है, आपको सर्कल 1 का सेंटर, सर्कल 2 का सेंटर फाइंड कर लो, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से रेडियस r1 रेडियस r2 फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन से आपको पता ही है। ठीक है, इन सबका यूज करके आपको करना क्या है, c1 c2 चेक कर लेना है। c1 c2 डिस्टेंस फाइंड कर लो। यहां पे r1 प्लस r2 या r1 माइनस r2 कर लो, जो आगे देखेंगे। तो इससे तो पोजीशन पता चल गई। ठीक है, तो इक्वेशन होगा सेंटर और रेडियस फाइंड कर लो बस, और दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो। अगर वो डिस्टेंस ज्यादा है तो सर्कल कैसे हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग और दूर दूर। तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं, यहां पे हम एक चीज देखेंगे, क्या भाई, कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या होंगे। यहां पे इस तरह से मैं देखूं तो एक ऊपर से एक नीचे से टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। इस तरह से देखो,
ये रेड लाइंस बोथ आर यस टेंजेंट्स टू द सर्कल ऑन बोथ आर कॉमन टेंजेंट्स। क्या और पेयर ड्रॉ कर सकता हूं मैं? यस, इस तरह से क्रॉस में भी टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? ये जो रेड पेयर है उसे क्या कहेंगे? यस, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। ये दोनों ही रेड लाइंस, और ये जो दोनों ही ब्लू लाइंस है उसे क्या कहेंगे? उसे ब्लू कलर से लिखते हैं भाई, उसे कहेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स मिले हमें यहां पे? टोटल 4 टेंजेंट्स मिले, 4 टेंजेंट्स मिल गए यहां पे। तो कंडीशन से पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां पे? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिए जाएंगे और बोलेंगे भी फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो कंडीशन ये है, अगर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है तो क्या होंगे? 4। यस, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे? 4 टेंजेंट्स हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? पहले सर्कल थे दूर दूर, अब हो गए पास, यानी दोस्ती बढ़ गई दोनों में। मतलब यहां पे सर्कल्स टचिंग है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं? दिस इज रेडियस R1, ये रेडियस R2, और ये जो डिस्टेंस है दोनों का क्लियरली फिगर के ऊपर से मैं देख सकता हूं कि डिस्टेंस जो है C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। फिगर से मैं ये चीज समझ सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ी फिगर दी होगी, आपको तो इक्वेशन दिया होगा। आपको बस अगेन क्या करना है? इसी तरह से सेंटर 1 सेंटर 2 रेडियस 1 रेडियस 2 फाइंड कर लो। लेकिन यहां पे कंडीशन चेंज हो गई। कंडीशन क्या हो गई भाई? इक्वल टू आ गया तो सर्कल टच कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक पॉइंट में। तो यहां पे कंडीशन देख ही सकते हो आप। तो इससे मुझे पोजीशन ऑफ सर्कल भी पता चल रही है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे यहां पे? नंबर ऑफ टेंजेंट सबसे पहले ये आ गए, यहां पे भी इनको क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और यहां पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं दिख रहे मुझे, है एक ही है। क्या है? एक ही टेंजेंट बनेगा। तो यहां पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो गए? प्रीवियस फिगर में हमारे पास कितने थे? 4 टेंजेंट थे, लेकिन यहां पे कंडीशन जैसे ही चेंज हो गई नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी चेंज हो गए। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आर 3। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक और 3 और कंडीशन है हमारे पास, वो भी देखेंगे। तो दोनों ही कंडीशन समझ में आ गई। सेकेंड कंडीशन में देखा कि सर्कल टच कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड कंडीशन है कि सर्कल अब थोड़ा और पास आ गए और दोनों में दोस्ती हो गई, और यहां पे क्या हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं आपको। दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे पास, सर्कल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है उसकी? कंडीशन ये रही, कैसे समझो। यहां पे सर्कल है C1 और C2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये इस तरह से रेड लाइन आप देख सकते हो। लेकिन मैं दोनों की रेडियस की बात करूं, दोनों सर्कल की रेडियस देखते हैं। इस सर्कल की रेडियस R1 इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, और ये सर्कल की रेडियस इज R2। तो क्लियरली मैं फिगर से ही समझ सकता हूं, क्या समझ सकता हूं कि अगर मैं R1 और R2 को ऐड कर दूं, ये R1 तो है ही, यहां पे और R2 ऐड कर दूं तो क्या होगा? R1 प्लस R2 करने पे वो जो डिस्टेंस मिलेगा वो हमेशा C1 C2 के डिस्टेंस से ज्यादा ही होगा। ठीक है, यानी C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। ये बात क्लियर हो गई। क्लियरली अगेन अगर मैं R1 में से R2 को माइनस कर दूं तो आपके पास इतना ही डिस्टेंस बचेगा, लेफ्ट साइड का ही डिस्टेंस बचेगा। लेकिन C1 C2 तो क्लियरली इतनी लेंथ है C1 C2 की, तो ये लेंथ तो कम हो गई। तो क्या बोल सकते हैं? अगर हम R1 माइनस R2 कर दे तो वो हमेशा लेस देन होगा C1 C2 से। ये सारी चीजें आप फिगर से ही समझ सकते हो। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आएगा, इक्वेशंस गिवन होंगे। कौन से इक्वेशन भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन होगा।
आप सेंटर 1 फाइंड करोगे, एक और सर्कल का इक्वेशन होगा, सेंटर 2 फाइंड करोगे, रेडियस R1 R2 फाइंड कर लोगे। C1 C2 फिर से बता रहा हूं, C1 C2 ही फाइंड कर लेना है आपको। फिर रेडियस को ऐड करके देखना है, रेडियस को सब्ट्रैक्ट करके देखना है, कौन सी कंडीशन आ रही है उससे नंबर ऑफ टेंजेंट पता चलेगा। यहां पे ये कंडीशन हो गई, लेकिन यहां पे मैंने मॉड नहीं पुट किया था और पुट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अभी हमें देख के नहीं पता कि किस सर्कल की रेडियस ज्यादा है, किस सर्कल की रेडियस कम है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ नेगेटिव ना आ जाए, उसके लिए यहां पे मॉड लगाया है हमने, ठीक है। लेकिन यहां पे अब नंबर ऑफ टेंजेंट्स की मैं बात करूं तो कितने टेंजेंट्स होंगे? क्लियरली 2 टेंजेंट्स मिलेंगे। यहां पे जो बीच वाला टेंजेंट था, जो सर्कल्स जब टच कर रहे थे, वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन बनेगा ही नहीं। कॉमन अगर आप करोगे तो कॉर्ड बन जाएगी, वो बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन हो गई। बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की, कि सर्कल्स अब क्या कर रहे हैं? इंटरनली टच कर रहे हैं इस तरह से, यानी एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड है। तो यहां पे क्या देख सकता हूं मैं? इतना जो डिस्टेंस है C1 से लेके C2 तक का, जो डिस्टेंस है, समझना बड़े ध्यान से, C1 C2 एक्चुअली फिगर से कैसे मिल रहा है मुझे? ये रेडियस R1 हो गई, सर्कल 1 की रेडियस R1, ये सर्कल 2 की रेडियस R2। तो फिगर से ही मैं देख सकता हूं, R1 में से मैं R2 को माइनस कर दूं तो इतना पर्पल डिस्टेंस जो आप देख पा रहे हो वो C1 C2 मिलेगा। तो C1 C2 इज नथिंग बट मॉड ऑफ R1 माइनस R2 फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सर्कल भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा है तो सर्कल की पोजीशन क्या है। ये आपको बोर्ड्स वाले क्वेश्चन, आप छोटे मोटे एमसीक्यू इसको मान लो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई यहां पे। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टेंजेंट्स यहां पे सिर्फ एक ही होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1। तो देख रहा हूं मैं यहाँ पे जैसे जैसे हम कंडीशन पे आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कम हो रहे हैं। पहले 4 थे फर्स्ट कंडीशन में जब सर्कल्स अलग अलग दूर थे, फिर क्या हुआ? टच हुआ तो 3 टेंजेंट, इंटरसेक्ट कर लिया दोनों ने तो 2, और यहाँ पे 1 टेंजेंट। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सर्कल के लिए मुझे एक भी, 2 सर्कल के लिए एक भी कॉमन टेंजेंट ना मिले? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। सर्कल्स अगर इस तरह से है, समझना बड़े ध्यान से, सर्कल अगर इस तरह से है तो आपको एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं मिलेगा। यहां पे देखो, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? ये जो सेंटर 1 है सर्कल का, सेंटर 1, और ये सर्कल 2 का सेंटर C2, समझना बड़े ध्यान से। ये जो है यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? इस तरह से दोनों की रेडियस ओवरलैप कर गई, ठीक है। तो ये क्या है? ये सर्कल 2 की रेडियस R2 है, और ये इतना जो डिस्टेंस है दैट इज सर्कल 1 की रेडियस। तो अगर मैं R1 में से R2 माइनस कर दूं, समझना बड़े ध्यान से, R1 में से R2 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? C1 C2 तो मिलेगा ही, प्लस में इतना पोर्शन भी मिलेगा। समझना, इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन। तो क्या बोल सकता हूं कि जो सब्ट्रैक्शन है R1 माइनस R2, यानी मॉड लेना है, वो हमेशा ज्यादा होगा C1 C2 से। C1 C2 से हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि इतना लेंथ भी मिल रहा है, इतनी लेंथ भी मिल रही है। ये सारी चीजें फिगर से समझ सकते हो, पर एग्जाम में आपको बस सेंटर और रेडियस निकालना है, C1 C2 निकालना है, सारी कंडीशन चेक कर लेनी है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, उससे नंबर ऑफ टेंजेंट्स में निकाल सकता हूं यहां पे। तो 5 कंडीशन समझी हमने, ठीक है। पांचों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब क्या करेंगे? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल भी कौन सा समझेंगे? चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ही मैंने बोला समझेंगे 2023 जेईई मेंस, इसी साल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है सिमिलरली पूछा गया था 2015 में, यानी देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन काफी टाइम बाद होते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया, सिर्फ क्या किया? इक्वेशंस वैसे ही रखे, सिर्फ क्या किया है 2015 में, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके क्या है, कोएफिशिएंट्स जो है उसको चेंज कर दिया, पर क्वेश्चन तो मेरा वही बना, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो करना क्या है आपको? C1 C2 निकाल लेना है, C1 C2 और R1 एंड R2, ये सारी चीजें निकाल लो, कंडीशन चेक कर लो, नंबर ऑफ टेंजेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस सर्कल के लिए सेंटर 1 क्या होगा? सेंटर 1 यहां पे होगा आपके पास 9,5 बाय क्या हो जाएगा 15/2। दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। यहां पे सेकेंड सर्कल के लिए सेंटर क्या होगा? 3,3। यस, बिल्कुल सही बात है, सेंटर 2 इज 3,3।
अब दोनों ही सर्कल के लिए मैं रेडियस 1 और रेडियस 2 फाइंड कर लेता हूं। चलिए, रेडियस 1 क्या होगी यहां पे? रेडियस 1 इज नथिंग रूट ऑफ 81 प्लस 225 अपॉन 4 माइनस में 131, यानी रेडियस 1 की हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। रेडियस 1 को अगर मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर दूं तो मिलेगा 25/4, यानी 5/2 आंसर आ जाएगा। रेडियस 1 क्या आ गई? 5/2। ये चीज याद कर लो, ठीक है। अब रेडियस 2 निकाल लेते हैं। रेडियस 2 क्या होगा? रूट ऑफ g² प्लस f², 9 प्लस 9 माइनस में कांस्टेंट का c कांस्टेंट क्या है? -7, यानी अल्टीमेटली +7 कर देना है आपको। तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस 7 25 का रूट यानी 5। तो मेरे पास रेडियस R1 R2, सेंटर C1 C2 है। तो मैं क्या निकाल सकता हूं यहाँ पे? C1 C2 की लेंथ निकाल सकता हूं। लेंथ कैसे मिलेगी? कुछ नहीं, 9 माइनस 3, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 15/2 माइनस 3 कर दो तो 2 3 जा 6, 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 9/3, यानी 81/9 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 81/4 आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो 36 4 जा कर दो ऐड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 225/4, यानी कि 15/2 इज द आंसर। C1 C2 का आंसर क्या आ गया? 15/2। अब मुझे करना क्या है? मुझे तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ टेंजेंट के लिए तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या होती है कंडीशन? C1 C2 है। क्या मैं R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 चेक कर सकता हूं? R1 प्लस में R2 करता हूं तो क्या मिल रहा है? देखो 5 प्लस 5/2, 5 प्लस 5/2 तो क्या मिलेगा? 15/2 मिल रहा है हमें। तो क्लियरली मैं देख सकता हूं हियर C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं फिगर से ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये सर्कल 1 और सर्कल 2 दोनों की रेडियस का सम ही दोनों के सेंटर के डिस्टेंस के बराबर है। इसका मतलब ये यहां पे फिगर से मैं बता सकता हूं, या फिर कंडीशन अगर आपको याद है तो 1 2 और 3 टेंजेंट्स हमें मिलेंगे। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स R3। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो IIT JEE 1989 का क्वेश्चन है। आप सोचोगे सर इतना पुराना क्वेश्चन क्यों लिया? भाई पुराना क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो बहुत पुराने 90s में 2000 में उस टाइम पे जो IIT JEE में क्वेश्चन आते थे, यानी उस टाइम का एडवांस मान लो आप, अभी का एडवांस मान लो, ठीक है, IIT JEE मतलब वही क्वेश्चंस आजकल पुराने रिपीट हो रहे हैं JEE मेंस की एग्जाम में। यहां पे देखो IIT JEE का कॉपी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन AIEEE यानी आपकी JEE मेंस 2003 में वही क्वेश्चन पूछ लिया है। वही क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेम किया है, थोड़ा सा मतलब एकदम नॉर्मल सा रीफ्रेम करके 2019 JEE मेंस अभी पूछा गया है, जो आपको होमवर्क में करना है। क्यों होमवर्क में करना है? क्योंकि आप देखो x-1 होल स्क्वायर, y-3 होल स्क्वायर, r², और ये 2019 के क्वेश्चन में सेम x-4 y-7 एक और सिमिलर इक्वेशन, इसमें यहाँ पे r² है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे r² है। बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करके ऑप्शंस भी देख सकते हो, r की रेंज पूछी गई है। 2019 के क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है? r की रेंज ही पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है। कैसे करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद? ठीक है, तो समझो क्या है, इफ द सर्कल्स, एक सर्कल और दूसरा सर्कल गिवन है, इंटरसेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ अ सर्कल याद करो। क्या कहती है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो क्या है हमारे पास कंडीशन? कंडीशन ये है कि मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। दिस इज द कंडीशन। तो सबसे पहले C1 C2 फाइंड करते हैं। उसके लिए सर्कल 1 के सेंटर की बात करें तो क्या मिलेगा? सर्कल 1 ये रहा, इसका सेंटर मिलेगा आपको 1,3 एंड रेडियस R1 इज इक्वल टू R। ठीक है, फिर क्या है? सेकेंड सर्कल के लिए सेंटर 2 क्या है? यहाँ पे सेंटर विल बी 4, -1, 4, -1 एंड रेडियस R2 क्या है? R2 यहाँ पे आपको करना पड़ेगा रूट ऑफ 16 प्लस 1 17 माइनस में 8, 17 माइनस 8 कर दोगे 9 का रूट 3 आ गया। तो इतनी चीजें मुझे यहाँ पे मिल चुकी हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? ये कंडीशन लगा दो।
आंसर आ जाएगा। ठीक है, R1 माइनस R2 मतलब R माइनस 3 का मॉड लेस देन C1 C2 क्या है, C1 C2 आपको फाइंड करना है। C1 C2 इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या करना है 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस माइनस 1 यानी 4 का स्क्वायर 16, यानी आंसर आ गया आपके पास 5। तो बस यहां पे पुट कर दो ये कंडीशन, फिर 5 लेस देन R1 प्लस R2 यानी R प्लस 3 कर दो। R प्लस 3 इतना कर दिया तो यहां पे क्या मिलेगा, R माइनस 3 लेस देन 5 और यहां पे मॉड ऑफ R माइनस 3 लेस देन 5। तो इससे मुझे एक कंडीशन मिलेगी, क्या मिलेगी, -2 लेस देन R लेस देन 8 एंड यहां पे क्या मिलेगा, 5 वहां चला गया या फिर 3 यहां पे आ गया। ठीक है, तो 5 माइनस 3 क्या हो गया 2। ठीक है, तो 2 लेस देन R या फिर R ग्रेटर देन 2 हो गया। तो एक कंडीशन ये मिली और एक ये मिल गया हमें। अब देखो R की वैल्यू 8 से कम है और 2 से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, R की वैल्यू यहां से 2 लेस देन, ठीक है समझना बड़े ध्यान से, R की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो 2 लेस देन R लेस देन 8 इज अवर आंसर। तो क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन ए 2 लेस देन R लेस देन 8। अब जिनको नहीं पता कि ये कैसे आया, यहां पे सिंपली ठीक है R माइनस 3 का मॉड है जो लेस देन 5 है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी, R माइनस 3 लेस देन 5 और R माइनस 3 ग्रेटर देन -5। इसको सॉल्व कर दो, क्या मिलेगा देखो, R लेस देन 8 मिलेगा और R ग्रेटर देन -2 मिलेगा। तो ये वाली रेंज यहीं से आ गई है, बस मॉड दूर करने आना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क में करना है आपको, चैट बॉक्स में आंसर दे देना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और ये एक्चुअली में अब जो क्वेश्चन देखे ना हमने काफी सिंपल क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में दिस इज हैशटैग थोड़ा सा ज्यादा नहीं हैशटैग जेई लेवल का क्वेश्चन ये मुझे लग रहा है। क्यों, क्योंकि वर्ड्स के साथ खेला गया है यहाँ पे, समझते हैं। देखो हैशटैग जेई लेवल का क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है विच टचेज दिस सर्कल, ये सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, तो गिवन सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से ये आपका गिवन सर्कल है। अब गिवन सर्कल है उसके लिए मैं सेंटर रेडियस फाइंड कर लूं सबसे पहले, यस बिल्कुल कर लेते हैं, सेंटर 1। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर 1 फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा 3, -3 और रेडियस R क्या होगी, रेडियस R विल बी 9 + 9 -17 यानी रेडियस हो गई आपकी 1। ठीक है, तो यहां पे सोच लो इस तरह से, सर्कल 1 के लिए सेंटर क्या है 3, -3, रेडियस क्या है 1 लेंथ की रेडियस है। दूसरा मेरे पास सर्कल है, मतलब जो रिक्वायर्ड सर्कल है ये कौन सा है, दिस इज गिवन सर्कल, दिस इज गिवन सर्कल। आपके पास रिक्वायर्ड सर्कल इसको टच कर रहा है, यानी ऐसा कोई सर्कल होगा जो इस तरह से इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली। ठीक है, अब देखो इस सर्कल का भी कुछ सेंटर होगा, ठीक है, इस सर्कल का भी सेंटर होगा यहां पे, ठीक है, और इस सर्कल की भी रेडियस होगी, हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे कंडीशन क्या है आपके पास, बड़े ही ध्यान से समझना कि वो जो सर्कल है एक्सटर्नली टू विच लाइंस, ये जो लाइन है आर नॉर्मल्स, यानी एक्सटर्नल सर्कल के लिए जो पेयर ऑफ लाइंस है, एक्चुअली ये क्या है, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। अगर स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं देखा है तो जाके देख लो, वहां पे पता चलेगा, यहां भी मैं बताऊंगा। पेयर ऑफ लाइंस इस सर्कल के लिए क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है वो कहां से पास होता है, वो सर्कल के सेंटर में से पास होता है। मतलब कुछ ऐसी लाइंस हैं, इस तरह से एक लाइन इस तरह से होगी और दूसरी लाइन इस तरह से होगी, मतलब इस तरह से होगी मान लो, मतलब दोनों ही जो लाइंस है एक्चुअली सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है। अब दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट में फाइंड कर लूं तो मुझे सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, x² - 3xy - 3x + 9y। अब इस लाइन को मैं दो अलग अलग लाइन बना के दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लूं तो सेंटर मिल ही जाएगा। देखो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x - 3y, यहां से -3 कॉमन ले लूं तो x - 3y।
इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको x-3 एंड x-3y इज इक्वल टू 0। और क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूं, x-3 इज इक्वल टू 0 एंड x-3y इज इक्वल टू 0। दोनों ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस है, दोनों को सॉल्व कर दो, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो सेंटर मेरा क्या आ जाएगा 3, x की वैल्यू, इसी x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 पुट कर दो तो 3/3 1 आ गया। तो सेंटर क्या आ गया दूसरे सर्कल का 3,1 आ गया। इस सर्कल का सेंटर 3,-3, इस सर्कल का सेंटर 3,1। अब रह क्या गया, अब मेरे पास एक और कंडीशन है कि ये दोनों जो सर्कल्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसकी रेडियस r1 है, इस सर्कल की रेडियस r2 मान लेते हैं। तो जब सर्कल्स टच कर रहे हैं तो कंडीशन क्या है, c1 c2 इज इक्वल टू r1 r2, r1 प्लस r2। ठीक है, ऐड कर दो तो c1 c2 डिस्टेंस फाइंड कर लो। डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, 3 - 3 यानी 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस यानी 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू r1 प्लस r2। r1 तो आपके पास 1 है और r2 तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1 प्लस r2। तो r2 क्या मिल गया, r2 3 मिल गया। तो दूसरे सर्कल के लिए मुझे रेडियस मिल गई है, तो मेरे पास रेडियस है, मेरे पास सेंटर है, मैं सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। व्हाट आई कैन फाइंड, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या है सर्कल का इक्वेशन, एक तो आपके पास रेडियस आ गई, एक तो सेंटर है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी 9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको एक्सपैंड कर लो, पूरा कौन सा जनरल फॉर्म आ जाएगा। तो इसे कहते हैं क्वेश्चन, वर्ड्स के साथ खेला गया। नॉर्मल आपको याद करना पड़ेगा भाई, नॉर्मल तो हमेशा सेंटर में से पास होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या देखेंगे, अब हमारा पॉइंट है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो हमने बनाए उनकी अगर लेंथ पूछ ली जाए, ठीक है, इक्वेशन भी पूछा जा सकता है जो मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन पहले मानते हैं कि इक्वेशन नहीं लेंथ पूछ ली जाए इस तरह से। यहां पे देख सकते हो आप, अगेन थोड़ा सा रिपीटेशन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहां पे, ठीक है, रेड लाइंस, इनकी अगर मतलब दोनों की लेंथ नहीं, अगर मैं सिर्फ इसकी लेंथ की बात करूं, अब दोनों की लेंथ सेम ही होती है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये लेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये रहा उसका इक्वेशन, रूट d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। मतलब आपको सर्कल 1 की रेडियस पता होनी चाहिए, सर्कल 2 की रेडियस पता होनी चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? यस समझ रहे हैं भाई, बिल्कुल समझ रहे हैं। हमें r1 अगेन बता रहा हूं, r2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता कर ले, जो हम अब तक करते थे, कंडीशन लगाते थे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स फाइंड करते थे। तो बस उसके लिए एक बस फॉर्मूला याद रख लो, आपको लेंथ ऑफ किसकी मिल जाएगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसी तरह से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए भी यही बात लागू होती है, लेकिन बस चेंज क्या है, यहाँ पे r1 माइनस r2 करना है, यहाँ पे r1 प्लस r2 करना है। इक्वेशंस बस याद कर लो, हो गया सॉल्व, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन तो होंगे ही आपके पास, लेकिन मेरा पॉइंट है कि ये आया कहां से, आपको तो बस याद ही रखना है, लेकिन समझना भी तो जरूरी है कि ये आया कहां से, वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं। इस तरह से एक ही टेंजेंट में ले रहा हूं, ठीक है, ये ए और बी पॉइंट में इस तरह से दो अलग अलग सर्कल पे क्या कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रही है। तो अगर मुझे ए बी फाइंड करना है, ए बी को क्या मान लेते हैं, ए बी को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट एल मान लेते हैं। ये अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि हम इस तरह से 90 डिग्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई, क्योंकि पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, सर्कल की अगर इक्वेशन है तो मैं मान लेता हूं कि आप रेडियस फाइंड कर लोगे, ये r2 रेडियस भी आपने फाइंड कर ली, ये r1 रेडियस भी आपने फाइंड कर ली। ठीक है, दोनों के सेंटर्स भी फाइंड कर लिए, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं। तो अब सोचो मैं कैसे इस लेंथ को फाइंड करूं। क्या मैं इस तरह से इस सेंटर पे से, समझना बड़े ध्यान से, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। इस तरह से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहां पे,
एक परपेंडिकुलर जब मैंने ड्रॉप किया तो ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, यानी ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो इस AC1 पे क्या कर रही है, यस AC1 पे परपेंडिकुलर बना रही है। तो इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये साइड L है, तो क्या मैं इस साइड को भी L मान सकता हूं? यस, इस साइड को भी मैं L मान सकता हूं। समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। ये साइड हमारी क्या हो गई, L हो गई। अब ये अगर एक रेक्टेंगल है तो ये R2 है, तो इसके सामने वाली ये साइड भी क्या हो जाएगी, इतनी लेंथ जो है वो R2 हो जाएगी। अगर ये R2 है तो ये बाकी बची हुई लेंथ R1 में से R2 माइनस कर दूं, दिस लेंथ विल बी R1 माइनस R2। तो क्या देख सकता हूं, यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो क्या ये ट्राइंगल, समझना बड़े ध्यान से, दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में मैं क्या लगा सकता हूं, पाइथागोरस। तो मैं लेंथ फाइंड कर सकता हूं। कैसे, देखो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस d है, जो आप ऑब्वियसली फाइंड कर लोगे, अब तक हम करते ही आ रहे हैं। तो करना क्या है, पाइथागोरस लगा दो, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट L स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, L इज इक्वल टू रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यह आ गया जो हमें प्रूफ करना था। देखो वही तो आया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, यही हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन जब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात है तो सेम ही प्रोसेस है, कॉपी पेस्ट, थोड़े से चेंजेस है, वो समझते हैं। क्या चेंजेस है, देखो अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इस तरह से मैं ड्रॉप कर देता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉप, ठीक है। समझो यहां पे इस तरह से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना दिया। यहां पे भी मैंने टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो गई, आपके पास रेडियस हो गई, दिस इज अगेन रेडियस R1, दिस इज रेडियस R2। सेम प्रोसेस करनी है। इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं, लेट्स से मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, तो क्या मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं? यस, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है या नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट इतनी होगी, इस पॉइंट B से लेके A तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां पे भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये L है तो ये भी L हो जाएगी, ये L है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, आपके पास L ही हो जाएगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अगेन आपको क्या बनते हुए दिख रहा है, यहां पे मैं देखूं, समझना बड़े ध्यान से, एक और ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, दिस ट्रायंगल, ये वाला C1, और यहां पे कोई पॉइंट दूसरा नाम दे देते हैं। अब देखो ये R2 है तो ये लेंथ भी R2 होगी, इतनी जो लेंथ होगी दैट इज R2, ये R2, ये लेंथ R1, तो दोनों की कंबाइंड लेंथ क्या होगी, इतनी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के लिए लेंथ विल बी R1 प्लस R2 हो जाएगी। तो हमें तो फाइंड क्या करना है, हमें तो लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं ये लेंथ फाइंड करूं या ये लेंथ फाइंड करूं, एक ही बात हो गई। तो पाइथागोरस लगा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे L स्क्वायर, क्या करना है, L स्क्वायर इज नथिंग बट, अब देखो यहां पे ना हमने क्या किया है, ये L स्क्वायर है, ठीक है, ये वाली लेंथ L स्क्वायर है और ये हॉरिजॉन्टल जो है दैट इज डिस्टेंस D। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो इसके ऊपर से क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। क्वेश्चंस देखने से पहले एक और टॉपिक भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने क्या बताया कि आप लेंथ तो पता कर सकते हो सिंपली इस इक्वेशंस को याद रख के, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन हो या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो, दोनों की आप लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड रेडियस दोनों के। लेकिन अगर मुझे इक्वेशन पूछ लिए जाए तो इक्वेशन में कैसे निकालूंगा, इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये नोट याद रखनी पड़ेगी। नोट क्या कहती है, सबसे पहले तो आप फिगर पे आ जाओ। स्टार्टिंग में ही हमने ये फिगर समझी थी कि दो सर्कल्स हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे, क्या होंगे, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये जो ब्लू लाइंस है वो आपके पास होंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट,
ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं इन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स को मैं एक्सटेंड कर दूं और ये C1 C2 में से जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं उस पे जो लाइन है उस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दूं, यानी लाइन एक्सटेंड कर दूं, वो आगे जाके जरूर इन टेंजेंट्स को क्या करेगी, यस, मीट करेगी। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि इन दोनों की रेडियस जो है वो हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलग अलग। लेट्स से कि दोनों की रेडियस सेम है तो क्या होगा, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स पैरेलल हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या है कि ये जो रेडियस है एक सर्कल की वो हमेशा कम होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमेशा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाली चीज, ये इसी फिगर के लिए हम डिस्कस करेंगे हमेशा, यानी सर्कल्स नॉन इंटरसेक्टिंग हो, एक सर्कल की रेडियस कम हो, दूसरे की ज्यादा हो, और इस तरह से कुछ फिगर बन रही हो। और ये जो फिगर बनेगी हमेशा सिमेट्रिक बनेगी, ये चीज में आपको ध्यान रखनी है। सिमेट्रिक बनेगी तो ये काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमें। देखो तो क्या होगा, ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वो इस लाइन को C1 C2 को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। यानी पॉइंट P क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स विथ लाइन C1 C2, वो क्या होगा? आपका पॉइंट P होगा। और वो पॉइंट P जो है C1 C2 को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? किसी एक अच्छे रेशियो में डिवाइड करेगा। C1P C2 को, यानी C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करेगा, और पॉइंट Q जो है C1 C2 को एक्सटर्नली, बाहर पॉइंट है इसीलिए एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अब कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा वो काफी समझने वाली बात है। पहले तो समझते हैं C1 से C2 इंटरनल डिवीजन क्या होता है? C1P होता है, C1P PC2, C1P बाय PC2 ये क्या होता है? इंटरनल डिवीजन विथ पॉइंट P। ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर होता है? उसके लिए मैंने क्या बताया कि आपको फिगर सिमेट्री समझनी है। तो सिमेट्री समझिए इस तरह से, यहां पे क्या हो गया? 90 डिग्री। अब इस पॉइंट से ये टेंजेंट तक अगेन हो गया 90 डिग्री। तो आपको सिमेट्री मैंने बताया था। सिमेट्री से क्या प्रूफ करना चाहता हूं मैं? आपको ये ट्रायंगल के बारे में सोचना है, इस ट्रायंगल के बारे में और इस ट्रायंगल के बारे में सोचो। तो क्या होगा? ये C1 टेंजेंट 1 ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ले लेते हैं, अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे A पॉइंट और ये B पॉइंट ले लेते हैं। तो क्लियरली C1AP जो ट्रायंगल है वो क्या होगा? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, वो क्या होगा? सिमिलर टू ट्रायंगल C2BP हो जाएगा। तो मैं क्या सोच सकता हूं यहाँ पे? मैं ऐसा सोच सकता हूं कि दोनों की साइड का मैं रेशियो ले सकता हूं। कौन सी साइड का रेशियो ले सकता हूं? मैं इसकी C1A अपॉन C2B सोच सकता हूं। C1A अपॉन C2B, हाँ भाई सोच सकते हैं, लेकिन C1A तो रेडियस है, सर्कल 1 की रेडियस R1 और ये सर्कल 2 की रेडियस है R2। तो क्या करेंगे? ये C1P अपॉन PC2 इज नथिंग बट R1 अपॉन R2। क्या किया? C1P अपॉन C2P वही तो लिया, और C1A अपॉन C2B ये आप रेशियो ले सकते हो। ठीक है, ये समझा हुआ है हमने। तो R1 अपॉन R2 में डिवाइड करेंगे। सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या लिखा है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विथ C1 C2 इज पॉइंट Q। पॉइंट Q है, C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा? C1 से लेके Q तक और C2 से लेके Q तक। ठीक है, C2 से लेके Q तक जो डिवीजन होगा वो भी R1 अपॉन R2 के बराबर ही होगा। यानी अगर ये 2:1 है तो ये बिगर वैल्यू, समझना, ये पूरी वैल्यू ये 2:2 इतनी वैल्यू 1 होगी। समझ रहे हो? अगर ये 2 रेडियस है, ये 1 रेडियस है, तो ये जो रेशियो होगा दिस इज 2:1, इतना रेशियो 2:1 होगा, एंड ये रेशियो भी 2:1 ही होगा। क्यों? अब आप सोचोगे सर रेशियो से मैं तो एक ही पॉइंट दे देगा। नहीं, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन है तो ये अलग पॉइंट देगा, ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो ये लेंथ 2:1 ये अलग पॉइंट देगा आपको।
ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो हमेशा R1/R2 कर देना है। तो इससे होगा क्या, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन से यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए मतलब सर्कल के आउटसाइड का पॉइंट हो गया। ये सर्कल एक मान लो, उसके आउटसाइड का कोई पॉइंट मान लो, उसके ऊपर से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। लाइन के लिए y = mx + c हमें पता है, पॉइंट x1 y1 आपके पास है। इक्वेशन लिख दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p = r ले लो। आप क्या फाइंड कर सकते हो, यस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अब ये मेथड तो पुरानी हम सीख चुके हैं, नया क्या है ये कि आपका जो रेशियो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से, वो क्या होगा, इंटरनली और एक्सटर्नली R1:R2 में डिवाइड कर देगा। किसको, C1 C2 लाइन को। काफी ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेंथ के भी और टेंजेंट की इक्वेशन। क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का टू द सर्कल्स, यानी आपके पास दो सर्कल्स के इक्वेशन होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक सर्कल का इक्वेशन है दूसरे सर्कल का। तो आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए जो लेंथ है, लेंथ जो है वो किसके बराबर होगी, लेंथ L1 ले लेते हैं, ठीक है। लेंथ L1 बराबर होगी d² माइनस, अब देखो ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स में R1 + R2 होता है, R1 + R2 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो D के लिए C1 C2 एंड रेडियस R1 R2। ये फाइंड करने के लिए क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले सर्कल 1 का सेंटर क्या है 0,0 एंड रेडियस R क्या है, रेडियस R is 1, ठीक है R1 1। सर्कल 2 का सेंटर क्या होगा, सर्कल 2 के लिए सेंटर इज T,0, क्या है T,0 एंड रेडियस क्या होगी R2 इज नथिंग बट अगेन रेडियस ऑफ सर्कल 2 इज 1, ठीक है। और ये जो लेंथ है, लेंथ L1 मान लेते हैं जो आपको √21 गिवन है। यहां पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, C1 C2, C1 C2 इज नथिंग बट रूट ऑफ 0 - t का स्क्वायर, 0 - t का स्क्वायर यानी t² अल्टीमेटली आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो मॉड t की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा मॉड t। आपको करना क्या है, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो। L1 लेंथ L1 क्या है आपके पास √21, तो √21 इज इक्वल टू रूट ऑफ d² यानी सेंटर 1 C1 C2, d² यानी C1 C2, ठीक है। C1 C2 का स्क्वायर यानी अल्टीमेटली t² आ गया, ठीक है। R1 + R2 दोनों रेडियस का सम कर दो यानी 2 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर ले लो तो 21 इज इक्वल टू t² - 4 आ जाएगा, ठीक है। तो t² की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी +or-5। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यस ऑप्शन नंबर बी। तो आपसे t ही तो मांगा था, तो t इज इक्वल टू +or-5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। भाई एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट नया वर्ड लग रहा है, भाई नया नहीं है, एक ही मतलब है इसका, एक्सटर्नल मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट इज नथिंग बट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये बात पता होनी चाहिए सबको। चलो, और एंगल बिटवीन देम, जो फिगर हमने समझी नोट डाउन की, कौन सी वाली भाई, ये वाली फिगर, ये एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एक यहाँ पे, ठीक है, यानी एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है। आगे जाके किसी पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है, किसके साथ, C1 C2 लाइन के साथ। तो ये जो एंगल होगा दोनों के बीच में वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन पहले भी मैं बता देता हूं हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो आपको अल्टीमेटली 2θ फाइंड करना है। कैसे सेम हुआ, मैंने बताया था कि फिगर हमेशा सिमेट्रिक होगी, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए आपको सेंटर 1, सर्कल 1 का सेंटर 1 फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या होगा, सेंटर डिवाइड बाय -2 कर दो, तो -1,4 इज द सेंटर। रेडियस ऑफ सर्कल 1 क्या आ जाएगी, रेडियस 1, रूट ऑफ g² + f² माइनस कॉन्स्टेंट यानी 13, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2। सर्कल 2 के लिए सेंटर 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको डिवाइड बाय -2 यानी कि 4,1 इज द आंसर, ठीक है। रेडियस 2 क्या आ जाएगी, रेडियस 2 इज रूट ऑफ 16 + 1 17 माइनस 8 कर दो तो 9 का √3 आंसर आ गया। मेरे पास सेंटर है,
दोनों ही सर्कल की रेडियस है, तो हमें लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ के लिए आप क्या करोगे, रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। भाई ये कहां से आया, अभी तो सीखा हमने लेंथ ऑफ एक्सटर्नल, यहाँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है डी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगता है, इंटरनल में यानी ट्रांसवर्स में लगता है प्लस लगता है दोनों रेडियस के बीच में। लेकिन एल फाइंड करने के लिए हमें C1 C2 फाइंड करना पड़ेगा। नाउ C1 C2 फाइंड करने के लिए रूट दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर, 4 -1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा आपके पास 1 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 आ गया, 3 स्क्वायर 9 आ गया, तो आपके पास आंसर आ गया √34। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहां पे लेंथ ऑफ क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ये क्या है, डी स्क्वायर क्या है, एल मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेकिन डी क्या है, C1 C2 ही तो है, तो √34 का स्क्वायर यानी 34 माइनस R1 माइनस R2, रेडियस 1 2 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर 1, तो √33 इज द आंसर। ये आ गई आधी बात। आधी बात मतलब सिर्फ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट आया है, हमें तो एंगल फाइंड करना है। तो एक चीज देखो इस तरह से, एक सर्कल का रेडियस 3 है, दूसरे सर्कल की रेडियस 2 है, तो यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा इस तरह से, तो आगे जाके कहीं यहाँ पे मिलेंगे, यस बिल्कुल मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो सर्कल है उसकी रेडियस आपके पास हो गई 3, यहाँ पे जो सर्कल है उसकी रेडियस आपके पास हो गई 2। ठीक है, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहां जाके एंगल थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा क्रिएट हो रहा है। मैंने बता दिया था पहले कि ऐसे क्रिएट करना है। अब देखो, हमें जब ये फिगर हम देख रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या किया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, देखो इस तरह से। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहां पे। और मैंने बताया है आपको कि ट्रायंगल क्या क्रिएट करेगा, सिमेट्री क्रिएट करेगा। मतलब ये फिगर में हमेशा क्या क्रिएट होती है, सिमेट्री क्रिएट होती है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा इस ट्रायंगल के लिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही जो ट्रायंगल होंगे इस तरह से ये भी सिमिलर होंगे। तो इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा समझना बड़े ध्यान से। अगर मुझे थीटा, मुझे तो क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच का एंगल, एक्चुअली आई वांट टू फाइंड 2 थीटा, पर लेकिन मैं सबसे पहले थीटा फाइंड कर दूं, डबल कर दूं तो भी चलेगा। तो यहां से साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, ये तो आपको पता है, दिस इज तो लेंथ, ये तो लेंथ है, ये चीज हमें पता है। ठीक है, ये लेंथ है, नहीं ये लेंथ नहीं है, ये दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस क्या था, इतना डिस्टेंस था R1 माइनस R2। ये क्या था, R1 माइनस R2, यस बिल्कुल सही बात है। और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आपके पास L है, दिस डिस्टेंस इज L। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर R1 माइनस R2 अपॉन हाइपोटेनस यानी D। लेकिन R1 माइनस R2 है तो हम तो मॉड ले लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू इज नथिंग बट साइन इनवर्स R1 माइनस R2, यानी R1 इज 2 और R2 इज 3, तो 2 माइनस 3 इज यानी साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। समझ रहे हो, हाँ यस बिल्कुल समझ रहे हैं। साइन इनवर्स 1 अपॉन में D क्या है, समझना बड़े ध्यान से यहाँ पे साइन इनवर्स 1 अपॉन में D की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है √34। ठीक है, तो 1 अपॉन √34 इज द आंसर। लेकिन ये तो थीटा की वैल्यू आई, साइन इनवर्स 1 अपॉन, ठीक है ये वाला आपको मत कंसिडर करना, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन √34, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन √34। ये आपका आंसर आ गया, दोनों के बीच का एंगल, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या एक सीधी फॉर्मूला बन सकती है, हर बार यही फॉर्मूला बनेगी। तो एंगल बिटवीन, जब ये वाला केस हो, ठीक है, हमेशा जब ये वाला केस है यानी दो सर्कल्स टच नहीं कर रहे हैं, एक की रेडियस बड़ी है एक की रेडियस छोटी है, तो दोनों के बीच का एंगल यानी एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स के बीच का एंगल इज नथिंग बट 2 साइन इनवर्स मॉड ऑफ R1 माइनस R2 अपॉन में D। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, एक
और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड ऑल दी कॉमन टेंजेंट्स। देखो इस बार नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स नहीं बोला है, ऑल दी कॉमन टेंजेंट्स, यानी पहले तो पता करना है कितने कॉमन टेंजेंट्स है और फिर उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास दो सर्कल्स हैं अलग अलग, अगेन सेंटर और रेडियस के साथ ही खेलना है। आज के पूरे लेक्चर में हमने क्या किया, सेंटर और रेडियस के साथ खेला, कंडीशन पता चली, नंबर ऑफ टेंजेंट्स पता चले, लेंथ ऑफ टेंजेंट समझा। ठीक है, अब इक्वेशन की बारी है। इक्वेशन के बारे में देखो, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल 1 क्या आ जाएगा, सेंटर इज 1,3, रेडियस क्या होगी r1, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 1 प्लस 9 माइनस 9 कर दो यानी 1 आ गई, रेडियस क्या आ जाएगी 1। सेकेंड सर्कल के लिए सेंटर 2 क्या होगा, यहाँ पे सेंटर होगा आपके पास -3,1। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। रेडियस r2 क्या होगी, रूट ऑफ 9 प्लस 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 3। तो 1 रेडियस है, 3 रेडियस है। अब देखो यहां पे सबसे पहले तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हैं वो पता करने पड़ेंगे, तो उसके लिए पहले तो C1 C2 ले लेते हैं। C1 C2 क्या होगा, 1 माइनस माइनस 3 यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी क्या आ जाएगा 5 4 20 यानी कि 2√5 इज द आंसर। अब C1 C2 है, 2√5 है, और R1 R2 की मैं बात करूं, R1 प्लस R2 कितना होता है 4 होता है। ठीक है, R1 प्लस R2 इज 4। तो क्या 2√5 बड़ा है या 4 बड़ा है, ऑफ कोर्स 4 नहीं। यहां पे गलती ये हो जाती है कि लोग क्या करते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2/5, क्योंकि यहां पे 2 देख लेते हैं, इसकी वैल्यू ही नेग्लेक्ट कर लेते हैं। नहीं, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि 2√5 इज ग्रेटर देन 4। क्यों भाई, ऐसा क्लियरली भाई है कि √5 यानी क्या, यहाँ पे मान लो 4 होता तो 4 का √2 आ जाता, लेकिन ये 4 से बड़ी वैल्यू है तो अल्टीमेटली दिस इज मल्टीप्लीकेशन इज ग्रेटर देन 4। ठीक है तो ये बात क्लियर हो गई। जब C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होता है तो इक्वेशन जो सर्कल है वो किस टाइप के क्रिएट होते हैं पहले तो वो समझ लो। पहले तो एक सर्कल आपके पास है रेडियस 1 और एक सर्कल है रेडियस 3 वाला, तो रेडियस 3 वाला सर्कल रेडियस 1 वाला सर्कल, यस बिल्कुल सोच सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पे एक टेंजेंट यहां बनेगा, एक टेंजेंट यहां बनेगा, मतलब टोटल 4 टेंजेंट बनेंगे आपके पास। कितने टेंजेंट बनेंगे, 4 टेंजेंट बनने वाले हैं इस तरह से। तो चारों ही टेंजेंट की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। इस सर्कल का सेंटर क्या है 1,3, क्या है सर्कल का सेंटर 1,3 जिसकी रेडियस 1 है, तो यहां पे लिख लिया 1,3। दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस 3 है उसका सेंटर है -3,1 -3,1। ठीक है, ये इंटरनल पॉइंट हो गया जो इंटरनल डिवीजन कर रहा है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया जो एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपको इक्वेशन फाइंड करना है आप पॉइंट P और Q फाइंड कर लो। ये पॉइंट इस सर्कल के आउटसाइड वाला पॉइंट है, ये तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो पॉइंट P की बात करते हैं। ठीक है, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। ये कौन सा सर्कल है, ये C2 है, दिस इज C2, दिस इज C1। पॉइंट P डिवाइड्स C2C1 in the ratio R1:R2। ठीक है, लेकिन R2:R1 जो पहले रेडियस है वही लेनी है आपको। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है 3:1, C2C1 in 3:1। तो इतना जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये 3:1 के डिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है। कौन डिवाइड हो रहा है, ये जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे कलर, इतनी लाइन जो है डिवाइड हो रही है एट पॉइंट P बाय 3:1 के रेशियो में। तो मैं पॉइंट P के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूं। तो पॉइंट PXY क्या होगा, mx2 प्लस nx1 यानी 1 इंटू -3 अपॉन m प्लस n यानी 4, my2 3 इंटू 3 प्लस ny1 1 इंटू 1 अपॉन m प्लस n यानी 4। तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 9 - 3 यानी कि 6/4। क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो हमने गड़बड़ क्या करी,
mx2 करना था, लेकिन हमने 3 इंटू 3 कर दिया, 3 इंटू 1 आना चाहिए, तो 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, तो ये तो 0 आ गया। क्या आ गया? 0। ये आंसर क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3 3 जा 9 + 1 10/4 यानी 5/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। अब पूरी फिगर भूल जाओ, पूरी फिगर भूल जाओ, मुझे अगर इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, इन दोनों टेंजेंट की बात करते हैं, एक ये क्रॉस वाले, ठीक है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दो टेंजेंट फाइंड करने हैं। इस पूरी फिगर को भूल जाओ तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? एक सर्कल है, यहां से दो टेंजेंट अगर मुझे फाइंड करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, अब आप यहां पे भी कर सकते हो, ठीक है, और यहां पे इस तरफ भी, इस सर्कल के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, इस सर्कल के लिए भी कर सकते हो। तो मैं यहां पे भी कर सकता हूं और यहां पे भी सर्कल के लिए टेंजेंट मैं फाइंड कर सकता हूं, ठीक है, दोनों ही जगह आप टेंजेंट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तो यहां पे अलग से आप सोचो, आपको करना क्या है, एक सर्कल ले लो और पॉइंट सिर्फ ये वाला ले लो, बाकी की फिगर मैंने बताया कि भूल जाना है। यानी कि अगर इस पॉइंट को ले लूं और राइट हैंड साइड वाला मेरा सर्कल सोचूं तो यहां पे टेंजेंट्स है कि नहीं? तो एक्चुअली ये क्या है, इसको मैं एक्सटेंड कर लूं तो ये तो आपके वही टेंजेंट्स है जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो अभी हम किसका इक्वेशन फाइंड करेंगे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो उसके लिए सबसे पहली प्रोसेस क्या की हमने? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P आपको क्या मिला यहाँ पे? 0,5/2, 0,5/2। तो ये अगर आपका y = mx + c, if this is the equation of tangent, this is the center of circle which is 1,3, क्या है? 1,3, and this is the radius of circle which is 1। तो टेंजेंट कब होता है? अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस = रेडियस r हो जाए, तो मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। ये वाली मेथड हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले y = mx + c, विच इंप्लाइज ये लाइन कहां से पास हो रही है? 0,5/2 से। तो ये वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 5/2 यानी c की वैल्यू 5/2 हो गई, विच मीन्स ये मेरी अल्टीमेटली इक्वेशन जो है mx - y + c की बजाय 5/2 = 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन और पॉइंट है आपका 1,3, पॉइंट 1,3 और लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? m - 3 + 5/2 अपॉन में √1 + m² = r। रेडियस क्या है सर्कल की? 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये पता ही होना चाहिए अब तो सबको, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, अब मुझे इस रूट को निकालना है। क्यों? क्योंकि मुझे m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकाल के मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो ये मुझे दो टेंजेंट्स की इक्वेशन देगा। कौन से टेंजेंट्स? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्यों? क्योंकि हमने इस पॉइंट की बात की है, ठीक है। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां से आपको कौन सी इक्वेशंस मिलेंगे? पॉइंट Q अगर मैं निकाल लूं तो आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिल जाएंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन कर देंगे आप, ठीक है। तो बस यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है जो मैं कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो यहां पे आपको मिलेगा, उस साइड लेके जाएंगे प्लस और माइनस, मॉड को दूर कर दो, स्क्वायर ले लो दोनों साइड, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा m² - m + 1/4 = m² + 1। ये मिल जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो m² कैंसल हो गया। m की वैल्यू आपको यहां पे क्या मिल जाएगी? -3/4, -3/4। लेकिन अगर अल्टीमेटली मैं इसका इक्वेशन बनाना चाहूं तो 0m² माइनस में, समझना बड़े ध्यान से, 0m² - m प्लस में माइनस में 3/4, माइनस में 3/4 = 0। ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। यहां पे एकदम क्लियर बात होनी चाहिए। तो यहां पे मुझे एक m की वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू इंफिनिटी मिलेगी और m की वैल्यू -3/4 मिल जाएगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो दोनों ही वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो क्या मिलेगा? x की वैल्यू 0 आ जाएगी इस इक्वेशन में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे स्लोप ही 0 है। स्लोप 0 होना, ठीक है, m इंफिनिटी होना,
ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए ही आपका स्लोप इनफाइनाइट होगा, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 है। यहां पे और क्या मिलेगा इक्वेशन आपको, x की वैल्यू, m की वैल्यू -3/4, तो -3/4x माइनस वाई प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। तो आपको दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स यहां पे मिल चुके हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अब अगर आपको एक्सटर्नल फाइंड करने हैं, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, तो मैंने बताया आपको कुछ नहीं, ये एक्सटर्नल पॉइंट फाइंड कर लो एक्सटर्नल डिवीजन से, यही वाली प्रोसेस फॉलो कर दो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी लेके, ठीक है, और करना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू r। अब बारी आती है नए टॉपिक की, नया टॉपिक यानी हमारे जो सर्कल्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, वो समझते हैं। देखो भाई, एंगल बिटवीन टू कर्व्स ऐसा कुछ कंसेप्ट होता नहीं है। अगर मैं बताऊं आपको, कर्व एक मान लो इस तरह से, दूसरा कर्व इस तरह से, हम सर्कल्स की बात कर रहे हैं, सर्कल भी एक टाइप का क्या है, कर्व ही है, तो कर्व के बीच में एंगल कैसे बनेगा, एंगल तो हमेशा स्ट्रेट लाइंस के बीच में बनता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे एंगल्स बनेंगे ना। तो हम सर्कल्स के बीच के एंगल की कैसे बात कर रहे हैं भाई, सर्कल्स के बीच का एंगल, यहां पे मतलब ये है कि सर्कल्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर दूं, क्या कर दूं, टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उन दोनों के बीच का एंगल, यानी सर्कल्स के बीच का एंगल, ऐसा हम यहां पे बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है, आपको दो सर्कल्स के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो बस टेंजेंट बिटवीन टू एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फाइंड कर दो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये रही फॉर्मूला, ठीक है, जहां पे r1 r2 क्या है, सर्कल 1 की रेडियस r1, सर्कल 2 की रेडियस आपके पास r2 है, और d स्क्वायर यानी क्या, दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस d है। लेकिन ये जनरेट कैसे हुआ वो समझते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो उसका ऑपोजिट दिस एंगल, ये जो दो रेड लाइंस, दो टेंजेंट दिख रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता है कि अगर, समझना बड़े ध्यान से, ये आपकी रेडियस है और ये सर्कल 1 के लिए टेंजेंट 1 है, इफ दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द टेंजेंट फॉर सर्कल 1, तो ये पूरा एंगल, एंटायर एंगल कितना होगा, दिस शुड बी 90। तो इतना एंगल जो बनेगा आपके लिए वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल क्या क्रिएट हो जाएगा, दिस एंगल शुड बी 90 माइनस थीटा। सिमिलरली इस एंगल की मैं बात करूं, अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो इतना एंगल 90 होगा, तो दिस एंगल शुड बी अगेन 90 माइनस थीटा। तो कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम यहां पे समझो, C1 C2 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर P है, तो ये पूरा एंगल अगर मैं फाइंड करना चाहूं C1 P C2, वो क्या हो जाएगा, समझना बड़े ध्यान से, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा अगेन 90 माइनस थीटा, सबको ऐड कर दो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा अगेन प्लस 90 माइनस थीटा। तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसल, अल्टीमेटली यू विल गेट 180 डिग्री माइनस थीटा। अभी भी हम पहुंचे नहीं है रिजल्ट पे। अब ये देखो, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको C1 P C2, यहां पे एक ट्रायंगल के बारे में सोचो, C1 P C2, ये एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। तो यहां पे अगर मैं कोसाइन रूल लगा दूं, कोसाइन रूल क्या कहता है, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है। कोसाइन रूल ये कहता है कि जो आपको याद कैसे रखते हो बता देता हूं, ये C1P क्या है, एक्चुअली R1 है, C2P क्या है, R2 है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस है D। तो कोसाइन रूल ये कहता है जिस भी एंगल के लिए मैं लगा रहा हूं उससे कनेक्टेड जो साइड्स है उनका स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस कर दो ऑपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू कनेक्टेड साइड R1 इंटू R2, ये कहता है कोसाइन रूल। तो यहां पे cos 180 माइनस थीटा मींस माइनस ऑफ cos थीटा, माइनस ऑफ cos थीटा, माइनस में अगर राइट हैंड साइड ले जाऊं तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे, लेकिन मुझे साइन चेंज करना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड यहां पे मॉड दे दूंगा। सो व्हाट यू विल गेट, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन में 2R1 R2
R1 R2, ठीक है, माइनस मैंने बाहर रख लिया, अगेन मॉड है तो वो पॉजिटिव ही क्रिएट करके देगा। तो ये देखो cos थीटा हमें जो जनरेट करना था वो इजीली हमें मिल गया। तो अगर आपके पास सर्कल 1 की इक्वेशन है, क्या है, सर्कल 1 की इक्वेशन है, तो आप उसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर लो C1 R1। अगेन सर्कल 2 की आपके पास क्या है, इक्वेशन है, तो सेंटर एंड रेडियस फाइंड कर लो, ठीक है। फिर क्या करोगे, डिस्टेंस फाइंड कर लो, और इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो आप एंगल बिटवीन टू सर्कल्स यानी अल्टीमेटली एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाओगे। अब मैं ये कह दूं कि ये जो एंगल है, ये जो दो टेंजेंट के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उस केस में क्या कहते हैं, उन सर्कल्स को ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहते हैं। इफ द एंगल बिटवीन, समझना बड़े ध्यान से, इफ द एंगल बिटवीन टू सर्कल इज 90 डिग्री, यानी अल्टीमेटली ये जो टेंजेंट T1 और ये टेंजेंट T2 के बीच का इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो देन सर्कल से टू बी ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। और ये क्या है, एक रिजल्ट है, ये कहां से आ रहा है, देखो अगर एंगल cos ऑफ थीटा cos 90 डिग्री है, समझना, व्हेन थीटा इज, अंडरस्टैंड दिस, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा, cos ऑफ 90 इज इक्वल टू, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब यहां पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास सिर्फ ये इक्वेशन बचेगा, आपके पास बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसको मैं और फर्दर सिंप्लीफाई कर दूंगा तो हमें यही इक्वेशन मिल गया। कहां से आया, ये हमने cos से सॉल्व किया। एक और चीज भी आप सोच सकते हो कि ये अगर 90 डिग्री है, अब देखो ये सर्कल 1, ठीक है, सर्कल 1 के लिए टेंजेंट 1 है, क्या कर रही है ये टेंजेंट, समझना बड़े ध्यान से, ये अगर टेंजेंट 1 है और यहां पे 90 डिग्री क्रिएट कब होगा, जब, समझना, यहां पे दोनों के बीच में 90 डिग्री कब क्रिएट होगा, अगर टेंजेंट 1 और ये रेडियस होगी, ये सर्कल की रेडियस होगी, तभी तो यहां पे 90 डिग्री क्रिएट होगा। और ये टेंजेंट 2 है और ये सर्कल की रेडियस 2 है, तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होगा। तो एक्चुअली ये पूरा 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं टेंजेंट 1 वो एक्चुअली क्या है, सर्कल 2 के लिए नॉर्मल है, और नॉर्मल हमेशा सेंटर में से पास होता है। यस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो टेंजेंट 1 इज नथिंग बट सर्कल 2 का नॉर्मल, इसी तरह से टेंजेंट 2 इज नथिंग बट सर्कल 1 के लिए नॉर्मल है वो, ठीक है। और यहां से भी आप देख सकते हो, इफ दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज, इफ दिस डिस्टेंस इज D, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर आ गया। ये हो गई ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए। लेकिन यहां पे एक अच्छी कंडीशन भी मिलती है, कंडीशन टू ऑर्थोगोनैलिटी। इफ यू हैव टू सर्कल्स, इस सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, यानी कि सेंटर, चलिए मान लेते हैं इसका सेंटर है -G1 माइनस F1, और इस सर्कल का सेंटर है -G2 माइनस F2, ठीक है। और इक्वेशन इसका इस तरह से बनेगा 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप सर्कल 2 के लिए भी इक्वेशन जनरेट कर सकते हो, 2G2x, ठीक है, 2F2y प्लस C2। अब देखो इसी इक्वेशन का मैं यूज करूं और इन दोनों सेंटर्स का G1 F1 G2 F2 का यूज करूं, तो इसको मैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, समझो। R1 स्क्वायर यानी सर्कल 1 की रेडियस कैसे लिखते हैं, रूट ऑफ, ठीक है, R1 का स्क्वायर कर दिया है तो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, माइनस में सर्कल 1 का जो कांस्टेंट है दैट इज C1 प्लस R2 स्क्वायर, जब रेडियस का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, वैसे ही तो लिखते हैं। तो R2 मतलब सर्कल 2 के लिए तो G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, ठीक है, इज इक्वल टू D स्क्वायर। D स्क्वायर यानी क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो कैसे लिखोगे आप, G2 माइनस G1 का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली व्हेन यू सॉल्व दिस, G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अल्टीमेटली आपको मिलेगा माइनस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू -2 G1 G2 -2 F1 F2
इसको फर्दर मुझे माइनस नहीं अच्छा लग रहा, तो 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। दिस इज योर आंसर। इसे क्या कहते हैं, इसको याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई, यहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो यहां से और यहां से, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं ऑर्थोगोनल के पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां से कॉस थीटा का यूज करके जो क्वेश्चन है कम आते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन इसका भी देखेंगे, तो ठीक है। तो कंडीशन टू ऑर्थोगोनलिटी क्या है, व्हेन यू हैव इक्वेशंस ऑफ टू सर्कल, और बोला जाए कि दोनों के लिए, दोनों कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है, तो इस कंडीशन का आप यूज कर सकते हो और इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज दिस कंडीशन टू ऑर्थोगोनलिटी, ये क्या है, कंडीशन टू ऑर्थोगोनलिटी, ये चीज आपको याद रखनी है, ऑर्थोगोनलिटी। अब इसके ऊपर से, ठीक है, एंगल के ऊपर से, ऑर्थोगोनल के ऊपर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोला है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, यानी अल्टीमेटली आपको टेंजेंट के बीच का एंगल ही फाइंड करना है। कैसे करते हैं, कॉस थीटा आपको पुट कर देना है, कॉस थीटा मीन्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन में 2r1 r2। उसके लिए आपको सर्कल 1 की सेंटर चाहिए। सर्कल 1 का सेंटर क्या होगा, 3, -2। सर्कल 1 के लिए रेडियस क्या होगी, 9 + 4 -11, ठीक है, यानी √2 आ जाएगी, रेडियस क्या आ जाएगी, √2। सिमिलरली सर्कल 2 के लिए सेंटर क्या होगा, देखो डिवाइड बाय -2 कर देना है x और y के कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2, -3 इज द सेंटर ऑफ सर्कल 2 एंड रेडियस क्या हो जाएगी, √g² + f², यानी 4 + 9 माइनस में 9 कर दो, ठीक है, -9 की, यानी अल्टीमेटली आपको रेडियस क्या मिल जाएगी, 2 मिल गई। अब यहां से r1 मिल गया, r2 मिल गया, बस d² चाहिए। d² यानी क्या, √c1 - c2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको। तो 3 है सर्कल का सेंटर यहाँ पे और 2 है, तो 3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर -2 प्लस -3 है, तो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, 1 स्क्वायर ही हो जाएगा, यानी √2 इज द d। तो क्या क्या है, वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर दो। r1 स्क्वायर करूंगा तो √2 का स्क्वायर इज 2, r2 स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, माइनस d² यानी √2 का स्क्वायर इज 2। 2 टाइम्स r1 इज √2, r2 इज 2, तो यहां पे आंसर आ गया आपका, ठीक है। 4/4 इज द आंसर। लेकिन मुझे तो थीटा चाहिए ना, एंगल थीटा चाहिए, क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल, 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की कब होती है वैल्यू, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, यस बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द आंसर। अब जो क्वेश्चन देखेंगे सीधा जेईई एडवांस का 2014 जेईई एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। अ सर्कल एस पासेस थ्रू पॉइंट 0,1, सर्कल जो है 0,1 से पास हो रहा है, यानी ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, एंड इज ऑर्थोगोनल टू सर्कल्स दिस एंड दिस। मतलब एक ही सर्कल है, वो पहले वाले और दूसरे वाले दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनल बना रहा है, मतलब दोनों ऑर्थोगोनल्स है। ये दोनों सर्कल्स नहीं है। सर्कल एस की इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स से x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस सर्कल, जिसका इक्वेशन को मैं एक्सपैंड कर लेते हैं, x² - 2x + 1 + y² इज इक्वल टू 16। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो आपको मिलेगा x² + y² - 2x - 15 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सर्कल, दिस सर्कल एंड दिस सर्कल आर ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल के लिए क्या मैं एंगल फाइंड करूं, नहीं, मैंने क्या बताया, कंडीशन टू ऑर्थोगोनैलिटी। क्या करना है आपको, 2g1 g2 f1 f2 इज इक्वल टू c1 + c2। यानी करना क्या है आपको, अल्टीमेटली यहां पे आपको दोनों के सेंटर्स को, ठीक है, क्या करना है, g1 g2 जो फाइंड करते हैं उसका ये कंडीशन लगानी है आपको। तो ठीक है, तो g1 g2 क्या होगा, g1 आपके पास इस सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, कंडीशन टू ऑर्थोगोनैलिटी 2g1 g2 + 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 + c2।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन टू ऑर्थोगोनैलिटी CO। ठीक है, तो G1 क्या है आपके पास, G1 तो G है, दो कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। G2 यानी क्या, ये सर्कल के लिए व्हाट इज G2, डिवाइड बाय 2 कर दो x के कोएफिशिएंट को, यानी क्या मिलेगा -1, प्लस में 2 तो कॉमन आ गया, F1 इज नथिंग बट F, F2 क्या है, क्या यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली लास्ट में C1 प्लस C2, सर्कल 1 के लिए सेंटर है, ठीक है, कांस्टेंट C है और यहाँ पे -15। सिंप्लीफाई कर दो इसको, क्या मिलेगा -2g इज इक्वल टू C -15। ये एक इक्वेशन इसको मान लो। अब देखो अगेन क्या बोला जा रहा है कि यही सर्कल जो है, इस सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, इसके साथ भी ऑर्थोगोनल है। ठीक है, सर्कल जो ये है, दिस सर्कल S इज ऑर्थोगोनल विथ x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो यहां पे G और F कैसे है, G और F कैसे है, 0,0, x और y के कोएफिशिएंट्स ही नहीं है, तो आपको करना क्या है, 2 टाइम्स G इंटू, ठीक है, यहां पे 0 आ जाएगा, प्लस F इंटू अगेन 0 इज इक्वल टू C, माइनस में ये कांस्टेंट क्या है, -1 है अल्टीमेटली, तो -1 आ जाएगा, C प्लस C2। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, C की वैल्यू 1 मिल जाएगी, C की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां पे 1 मिल जाएगी इसको सॉल्व करने पे। अब C की वैल्यू 1 में यहां पुट कर दूं, इफ C इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे वैल्यूज, -2g इज इक्वल टू -14, विच मीन्स G की वैल्यू 7 आ गई, G की वैल्यू 7 है, C की वैल्यू 1 है। अब देखो मेरे पास ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस में मेरे पास रेडियस और सेंटर की बात है, तो मेरे पास ये जो सर्कल है S, उसका मैं सेंटर कैसे फाइंड कर सकता हूं, -g, -f पता चल जाए, और रेडियस यानी √g² प्लस f² माइनस c। तो मेरे पास G है, मेरे पास C है, मैं कैसे फाइंड कर लूं, मैं F फाइंड कर सकता हूं। देखो अब इसी इक्वेशन में, कहां है आपका इक्वेशन, अब देखो यहां पे आपको एक नया इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो सर्कल है वो 0,1 से पास हो रहा है, सर्कल पासिस फ्रॉम 0,1 या फिर थ्रू 0,1, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इज 0, दिस इज 1, तो 1 प्लस, देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 2f हो जाएगा, 1 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कहां से लाए हम, इस इक्वेशन से लेकर आए, तो आपको क्या मिला, एक इक्वेशन और मिल गई। तो मेरे पास c की वैल्यू है, यहां पे पुट कर दो, c की वैल्यू 1 + 1 2, तो 2f इज इक्वल टू -2, तो f की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, f की वैल्यू क्या आ गई, -1। सो नाउ आई हैव G, F एंड C, तो मैं सीधा सीधा -g, -f क्या मिलेगा आपको, -g यानी -7 और -f यानी +1। तो सर्कल का सेंटर क्या हो गया, -7, -1। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। लेकिन देखो भाई क्या है, एडवांस का क्वेश्चन है, तो 2 आंसर की पॉसिबिलिटीज है। देखो तो अगर सेंटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द रेडियस, g² यानी 49, f², f का स्क्वायर यानी 1 और कांस्टेंट c यानी -1, तो √7, ठीक है, √49 यानी 7, सर्कल की रेडियस क्या होनी चाहिए, यस, तो 2 आपके आंसर बने, यहाँ पे कितने आंसर बने, 2 आंसर बने आपके, ऑप्शन बी एंड सी। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। कंडीशन टू ऑर्थोगोनैलिटी कैसे लगाते हैं, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहाँ पे भी ना बच्चे गलती कर देते हैं, कंडीशन टू ऑर्थोगोनैलिटी लग रही है, वो देख नहीं पाते और काफी लंबी प्रोसेस करके सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, 2 सर्कल्स विथ इक्वल रेडियाई, ठीक है, 2 सर्कल्स है आपके पास, 1 एंड 2, और दोनों 0,1, यहां पे पॉइंट क्या है 0,1 और 0,-1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स है आपके पास, द टेंजेंट एट द पॉइंट 0,1, यहां पे जो सर्कल का टेंजेंट है, लेट्स से इस तरह से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया,
यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो जो है सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी टेंजेंट यहां से ड्रॉ करने वाला इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, यानी यहां से मैं दोनों ही जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो सर्कल्स के सेंटर्स में से पास होने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो जाएगा, ये क्या होगा 90 डिग्री, तो दिस इज सेंटर 1 सेंटर 2 और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो 90 डिग्री है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इफ दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज डिस्टेंस d, तो क्लियरली यहां पे मैं दोनों के लिए R1 R2 है और दोनों ही कैसे हैं, सेम है, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें 2R स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, कंडीशन टू ऑर्थोगोनैलिटी, यहीं पे हमने देखा, ठीक है, क्या देखा यहाँ पे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, वही रूल लगा दिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, रेडियस फाइंड करनी है, लेकिन रेडियस कैसे फाइंड करोगे, क्या मैं इस तरह से सोच सकता हूं, ये अगर लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड है इन दोनों के बीच की, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आप निकालोगे तो अल्टीमेटली डिस्टेंस 1 आ जाएगा। तो ये अगर पूरा डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, देखो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 का रूट, यानी ये पूरा डिस्टेंस क्या आ गया, रूट 2 आ गया। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस क्या होगा, ये अलग से अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं यहां पे, ये डिस्टेंस 1 है, ये रेडियस r है, और यहां पे इस ट्रायंगल के बारे में भी सोचो, ये तो सिमेट्री हो गई, क्या हो गई, सिमेट्री हो गई, दोनों रेडियस सेम है तो सामने वाले एंगल्स भी कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेम, और ये एंगल पूरा 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों एंगल्स क्या होंगे 45 डिग्री, क्या होंगे 45 डिग्री। तो यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, cos ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पे cos ऑफ 45 डिग्री अगर हम लगाएंगे या फिर साइन लगा दो, क्या लगाना पड़ेगा हमें, साइन ऑफ 45 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर का डिस्टेंस 1 अपॉन में हाइपोटेनस r, तो आपको r की वैल्यू क्या मिलेगी, √2 मिल जाएगी, रेडियस की वैल्यू मुझे √2 मिल गई, तो यहां पे पुट कर दो, √2 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो d यानी क्या हो गया 2 हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना था, दोनों सर्कल्स के बीच के सेंटर का डिस्टेंस ही तो फाइंड करना था, जो क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, बाकी लोग ये कंडीशन यूज नहीं करते, तो इसको सॉल्व करना इज वेरी लेंथी मेथड। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आज जो हमने टॉपिक्स कवर किए जैसे कि कॉमन टेंजेंट्स, उनकी लेंथ क्या होती है, कंडीशन टू ऑर्थोगोनैलिटी, ये सारी चीजें मेंस एडवांस के भी क्वेश्चन की है, ठीक है, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।